सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति और आज हम चर्चा कर रहे हैं रेलवे के आधुनिकीकरण और ढांचागत विकास पर। हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले दीपक जी, हम आपसे चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे कि हमने देखा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर रेलवे का आंकड़ा आया कि रेलवे के लिए जो कुल तय बजट था उसका अधिकांश हिस्सा खर्च हुआ है और सही तरह से खर्च हुआ है। और इसके नतीजे में भी हमने देखा है कि रेलवे का जो ढांचागत विकास हुआ है, चाहे वो नई तरह की रेलगाड़ियां हो, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो और तमाम विकास, तो कैसे जब एक व्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर का सही इस्तेमाल होता है और पूरा इस्तेमाल होता है तो उसके क्या नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। रेलवे के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने एकदम ये सही कहा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेल मंत्रालय और रेलवे के लिए। इसका कारण है भारतीय रेल के लिए। कारण ये है कि आप जो है 80.5% से भी ज्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कहा पूंजीगत जो खर्चा है, वो अगर कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इसीलिए है कि एक तो इससे दिखता है कि कैसे रेलवे का कैपेसिटी कुछ सालों में काफी बढ़ी है, कैसे पैसे का वो खर्चे कर पा रहे हैं। और बाकी जो 3 महीने हैं, आप ये मान के चलिए कि जनवरी से लेकर मार्च तक ये तो एकदम संपूर्ण क्लियर हो गया कि 100% जो है कैपेक्स का खर्चा हो जाएगा। कैपेक्स का खर्चा होने का एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, देखिए इस पे क्या होता है, हम एसेट क्रिएट करते हैं। जब एसेट क्रिएट होता है, जैसे आपका रेलवे का लाइन डाले, आपने ज्यादा संख्या में बॉगी की आपने जो है प्रोक्योरमेंट किया, या जैसे आपने जो है ज्यादातर ट्रेनें की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ किया, इस पे क्या होता है कि लोगों को बहुत रोजगार मिलता है। इसीलिए अगर देखेंगे भारत सरकार ने बहुत बड़ा फोकस किया है कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। और रेलवे के मामले में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखेंगे तो ये जो आपका 80.5% एक मतलब कुल मिला के देखा जाए तो करीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा, जबकि सरकार ने एलोकेशन किया था 2.5 लाख करोड़। तो अगर आप इतना खर्चा कर लेते हैं तो उस पर बड़ी जो उपलब्धि हुई है, करीबन 84%, जो आपको 84% जो है वो खाली आपका सेफ्टी रिलेटेड काम में हुआ है। अगर आप देखेंगे ये सरकार जो है काफी सालों से बार बार कह रहा है कि रेलवे के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सुरक्षा, सवारी की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा। तो देखा जाए तो 84% जैसे मैंने आपको कहा वो खाली सेफ्टी रिलेटेड काम, सुरक्षा से जुड़े हुए कामों में खर्चा हुआ है। उस पे जो है जो कैपेसिटी बढ़ाना, जो आपका रेलवे का जो आज के दिन में हमारे इसके एक्सपेंशन बहुत हुआ है, बहुत इसका आगे बढ़ा है, ज्यादा ट्रेनें चल रही है, ज्यादा लोग चल रहे हैं, तो इसकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको भी आगे बढ़ाने में भी करीबन ये जो है 69% खर्चा हुआ है। तो आप ये देखें तो ये बड़े बड़े उपलब्धि है। तीसरी बात अगर देखें, और एक जो अच्छा खर्चा हुआ है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पिछले 10 सालों में, वो है आपका वंदे भारत ट्रेन। एक जो नया ट्रेन लोगों को सौगात की रूप में आया है, 164 वंदे भारत ट्रेन अभी पूरे रेलवे के नेटवर्क में चल रहा है, रेल नेटवर्क में चल रहा है। 30 अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं और उनमें देखिए सारे नया जो आपका तकनीकी प्रयोग जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज वो हुआ है। कवच सिस्टम को कवच होता है जो 2 ट्रेन को भिड़ने से रोकता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम, तो उसको भी लगाया है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होने से आपका तो है कि ढांचागत जो है वो विकास हुआ, आपके अच्छे ट्रेन आए हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा काम हुआ है। अब हम एक और उपलब्धि पर आपसे राय लेना चाहेंगे। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम रेलवे की तरफ से कह सकते हैं जिसमें हमने बहुत उपलब्धि हासिल की है और नवंबर तक हमने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99% से ज्यादा के इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को हासिल किया है। इसमें हम देखें तो लगभग 25 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश इसमें कवर हो चुके हैं। बस थोड़ा सा ही हिस्सा बाकी है, लगभग 0.8% का, उसे भी हम जल्द ही हासिल कर लेंगे। ये कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले हम ईंधन और डीजल से चलने वाले इंजनों पर निर्भर थे और अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन से हम एक जहां रफ्तार, सुलभ रेल और पर्यावरण अनुकूलन के हिसाब से भी एक हम पर्यावरण हितैषी रेल को अब देख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारी एक आत्मनिर्भर कोशिश रही जिसमें हमने सफलता पाई। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारतीय रेल का है। इसका कारण जैसा आपने कहा 99.2% का जो है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है वो नवंबर 25 तक, उम्मीद करते हैं कि इसका जो आपका उपलब्धि है और थोड़ी आगे बढ़ गई होगी दिसंबर के एंड तक। इसके कई सारे मायने हैं। जैसा आपने कहा कि डीजल से जो ट्रेन चलती थी उनमें कॉस्ट भी ज्यादा आता था ट्रेन चलाने का, और उसके साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं थे।
तो जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और जो भारत सरकार का जो टारगेट है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, उम्मीद है कि मार्च 2026 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इससे आपका पैसे बचेंगे सरकार के, जो हमारे पब्लिक एक्सचेकर जिसे कहते हैं, सरकार की खर्चा घटेगा और इसके साथ साथ पर्यावरण भी दूषित होने से इसका बचाव होगा। अगर आप देखेंगे जो कैसे इसका पेस बढ़ा है, इसका गति कैसे बढ़ी है, तो 2004 से 2014 के बीच में जो हमारे विद्युतीकरण का, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो आपका गति था वो करीबन 1.42 किलोमीटर पर डे था। मतलब एक दिन में सिर्फ करीबन 1.5 किलोमीटर से भी कम था। पर पिछले 2019 से 25 के बीच में अगर एक खाली इसी टाइम को लिया जाए, 5 साल का आप कंपेयर करें, तो करीबन 15 किलोमीटर पर डे हुआ है। तो देखिए ये करीबन 10 गुना से ज्यादा इसका वृद्धि हुआ है। इसका ये भी महत्वपूर्ण इसीलिए बनता है क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपना एक जो टारगेट रखा है कि 2030 तक ये नेट जीरो होना चाहता है। मतलब जो है ट्रेन चलने के कारण कोई आपको कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपका एमिशन होता है उसको ना करने दिया जाए। तो इसके साथ साथ आपने जो और एक तीसरी बात बताई कि कुछ ही स्टेट को छोड़ दें, तो ज्यादातर स्टेट में, ज्यादातर राज्यों में जो आपका ब्रॉडगेज रेलवे का नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। कुछ स्टेट जिसमें थोड़ी कमी है, वो राजस्थान में करीबन 99% खत्म हो चुका है, तमिलनाडु में 97%, कर्नाटका में 96%, आसाम में 92%, गोवा में 91%। तो मुझे तो लगता है कि जैसा लग रहा है कि कुल मिलाकर जो है 5 राज्यों में सिर्फ 574 जो रूट किलोमीटर, जिसको हम रेलवे में कहते हैं किलोमीटर, जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है। जैसे विद्युतीकरण हो जाएगा इसका हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। मैं आपको और एक बात भी बताऊंगा कि जो है एक और जो रेलवे में बहुत अच्छी काम हुई है वो है आपका बहुत फोकस बढ़ा है कि किस तरह से सोलर पावर, सूर्य की रोशनी जो किरण से, सोलर पावर से कैसे पावर सप्लाई को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो जिससे जो मैंने कहा कि जो टारगेट है कि 2030 तक जो नेट जीरो होना है, हमें लगता है उस तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ने की आगे प्रयास जारी है। आपने सौर ऊर्जा की बात की, तो अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम यहाँ भी ये बताना चाहेंगे कि 2014 तक जहां सौर ऊर्जा का इस्तेमाल रेलवे में 3.68 मेगावाट के आसपास था, वो बढ़कर लगभग 900 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसमें जो सौर ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन संचालन से लेकर जो स्टेशन है उनकी आपूर्ति के लिए भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो साफ और एक अच्छी ऊर्जा और जो कार्बन एमिशन भी बिल्कुल नहीं जिससे होता है, उस ऊर्जा की तरफ हम रेलवे में बढ़ रहे हैं। ये बहुत एक अहम उपलब्धि है। अब हम आना चाहेंगे यात्रियों के लिए जो नई रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई है बीते वर्षों में, और हमने देखा, आपने वंदे भारत रेल का जिक्र किया, अमृत भारत का जिक्र किया, तो अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर रेल के बारे में भी जानकारी दी कि जो जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से इन रेल के आने से न सिर्फ यात्रियों के लिए एक आधुनिकतम और सुलभ यात्रा हुई है, बल्कि एक जो स्टैंडर्ड कहते हैं यात्रा का जो होना चाहिए वो हमने हासिल किया है इस पूरी वंदे भारत और अमृत भारत रेल से। और साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी सोच है उसमें तकनीकी के स्तर पर भी हमने ये उपलब्धि हासिल की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेलवे के लिए और बल्कि देश के लिए, क्योंकि ट्रेन की जो आपका पूरी जो परिवर्तन हुआ है, ट्रेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो नया बदलाव आया है, वो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे आपने कहा कि वंदे भारत जो आपका सीटिंग वाली सिस्टम जो है, चेयर कार वाले जो ट्रेन थे, उसकी शुरुआत 2019 में हुआ था और 2019 के बाद देखें तो पिछले 5 सालों में इसकी बहुत बड़ी प्रगति हुई है। खाली चेयर कार से छोड़कर अब हम वंदे भारत स्लीपर पे आ गए हैं। जैसे हमने कुछ ही दिन पहले सुना कि जैसे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इसकी पहला ट्रेन जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे उसका फ्लैग ऑफ करेंगे। स्लीपर ट्रेन आने से एक तो सबसे बड़ी ये फायदा है कि आप ओवरनाइट जर्नी, जो आपका शाम को बैठे अगले दिन सुबह जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए जो थोड़ी लंबी दूरी का ट्रेन है, थोड़ी लंबी दूरी करीबन 1000 से 1500 किलोमीटर का जो ये दूरी है, ये वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है इसको पूरा करेगा। और इस ट्रेन में काफी नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें आपको की जो है बैठने का, आपको सोने का, ये जो पूरी सीट का व्यवस्था है ये बहुत मॉडर्न बनाई गई है। पूरी अगर देखेंगे उसकी टॉयलेट सिस्टम जो कुछ ही दिन पहले मीडिया में भी आया था, उसका पूरा जो अंदर की जो इंटीरियर है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ है। तीसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि वंदे भारत स्लीपर जो है इसका भी स्पीड जो है, इसकी जो गति है, ये मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा 180 किलोमीटर की गति पर जा सकता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे रेलवे के जो ट्रैक हैं, रेलवे के जो पटरी हैं, जैसे जैसे इसका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आप देखेंगे
ज्यादा गति में चलने वाले ट्रेन आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि अभी रेल मंत्रालय द्वारा भी कहा गया था, करीबन 80% के करीब जो है जो रेलवे ट्रैक है आज के दिन में 110 किलोमीटर को ऊपर की स्पीड को ले सकता है। तो देखिए, जब आप नए ट्रेन, अच्छे ट्रेन लाते हैं, उसके साथ आप जो रेलवे की ट्रैक है, रेलवे की जो पटरी है उसकी विकास करते हैं, उसके साथ आप कवच सिस्टम को लगाते हैं जो कि आप एक्सीडेंट को या रेल दुर्घटना से आपको बचाएगा। तो जब ये सारी चीजें होती है, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बदलाव यात्रियों के लिए आने वाली है। एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा, ये क्योंकि बहुत बार बातों बातों में आता है कि रेलवे का ज्यादा फोकस एसी कोचेस को लेकर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए 2025-26 और 26-27 में जो आम आदमी के लिए जो कोच है, जो अनरिजर्व्ड कोच है, जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, इनकी संख्या करीबन 10,000 बन रही है। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पैसे दे सकते हैं थोड़ा, जबकि देखा जाए तो हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है अब लोग, क्योंकि देश की विकास होने के कारण लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अब कोई थर्ड एसी ट्रेन में ट्रैवल करना अब कोई ऐसा बात नहीं रहा कि जो लग्जरी है। तो उसके बावजूद भी तो सरकार दोनों तरफ को किस तरह से बैलेंस कर रही है कि अच्छे ट्रेन आए, मॉडर्न ट्रेन आए, उसके साथ साथ जो आपका जनरल कोच है, जो आम आदमी, गरीब जो जन जिसकी व्यवहार करता है, उसकी भी संख्या को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में हम देखेंगे रेलवे में एक और भी बड़ी बदलाव आएंगी, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही नया सौगात लेकर आएगा। हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वक्तव्य सुनते हैं। जब उन्होंने वंदे भारत स्लीपर रेल के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने भारत की बढ़ती आत्मनिर्भर तकनीक के बारे में भी हमें बताया था कि किस तरह से इंजन और तमाम तरह की तकनीकों में हम सक्षम हो रहे हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है जिसमें एक्सीलरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज को हमें मास्टर करना है देश में। पुश पुल टेक्नोलॉजी में दोनों तरफ लोकोमोटिव लगता है और एक्सीलरेशन अराउंड 0.7-0.8 के आसपास रहता है। शॉर्टर डिस्टेंसेज जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो में एक्सीलरेशन 1.2-1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो जितनी कम डिस्टेंस है उसमें जल्दी से स्पीड पकड़े और जल्दी से ब्रेक लगे। लॉन्ग डिस्टेंस में वो रिक्वायरमेंट नहीं। तो जो पुश पुल का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रेडी हो रहा है, वो रेडी होते वो भी आएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बिगनिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, पुश पुल यानी कॉन्सेंट्रेटेड पावर, इन दोनों सिस्टम्स को रेलवे में वी हैव टू मास्टर एवरीथिंग। इन सब दोनों टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना जरूरी है, जिससे कि अगले 3-4 वर्षों में रेलवे का एक बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भारत से डेवलप हो। रेलवे के एक बड़े एक्सपोर्ट यानी निर्यात के पोटेंशियल की भी बात की। अंत में छोटी सी टिप्पणी इस पर कि किस तरह से भारत न सिर्फ अपनी तकनीक, अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है, बल्कि दूसरे देशों तक भी अपनी तकनीक को बेच सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि आप अगर सुने होंगे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में संभावना ये है कि जो रेलवे का एक्सपोर्ट है, जो बाहर के देशों में हम जो भेजते हैं, वो करीबन 30,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और अभी हम ऑलरेडी ट्रेन, कोचेस, लोकोमोटिव ये कुछ देशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे में जो हमारा जो आत्मनिर्भरता, जिसको हम इंडिजनाइजेशन कहते हैं, वो अब करीबन 98% से भी ऊपर है। तो हमें ये लगता है कि अगले 2-3 सालों में रेलवे जो है संपूर्ण तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा उपलब्धि अगर देखा जाए तो कवच है। बिल्कुल, कवच की जो पूरी डेवलपमेंट है, कवच की शुरुआत है, और आज जिस तरह से कवच की इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये दिखाता है कि कैसे हमारे इंजीनियर, हमारे देश की जो लोग हैं, वो कितने सामर्थ्य हैं कि रेलवे को संपूर्ण तरह से आत्मनिर्भर बनाने। जी, बहुत धन्यवाद दीपक जी। विस्तार से आपने रेलवे के ढांचागत विकास और आधुनिकीकरण पर हमें अपना विश्लेषण दिया और आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया या कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। सुर्खियों में